भू आकृतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लगातार पृथ्वी का स्वरूप बदलता रहता है। इनमें प्रमुख क्रिया है अपक्षय, अपरदन एवं निक्षेपण। तो मेरा नाम है राम कुमार सोनी। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 11 का अध्याय 5, जिसमें अपन पढ़ेंगे भू आकृतिक प्रक्रियाएं। इसमें अपन पढ़ेंगे अनच्छादन, अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण। ये क्या होता है? अपक्षय, अपरदन क्या होता है? भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या होती है? इसके बारे में अपन विस्तार से इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो इसमें अपन ये देखते हैं, सबसे पहला बात है कि विवर्तनिक शक्तियां, कि भू आकृतियों के पीछे का कारण क्या है। भू आकृतियां क्या होती हैं? भू आकृतियां तात्पर्य क्या? भू आकृतियां मतलब है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त भौगोलिक तत्वों को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहा जाता है। इन तत्वों में क्या है? इन तत्वों में जैसे पर्वत, पठार, मैदान। यदि इनसे भी बड़े लार्ज स्केल पर देखा जाए तो अपन देखते हैं महाद्वीप, महासागर। और यदि सबसे छोटे लेवल पर देखा जाए तो एक किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली पहाड़ियां, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली कुछ टाइम बहने वाली नदी, छोटे से क्षेत्र का एरिया, इसको अपन कहेंगे अनच्छादन। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको कहे यहाँ पर भू आकृतियां और विवर्तनिक शक्तियां। यहां पर अपन देखेंगे कि भू आकृतियां और विवर्तनिक शक्तियां क्या हैं। कि जो विवर्तनिक शक्तियां से मतलब है कि पृथ्वी पर दो प्रकार के बल पाए जाते हैं। एक पाया जाता है, एक पहले बल का नाम है अंतर्जात बल, दूसरे बल का नाम है बहिर्जात बल। अंतर्जात बल किसके कारण उत्पन्न? अंतर्जात बल पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्रवणता मतलब होता है ढाल, और इसमें क्षेत्रीय भिन्नता, प्रवणता और क्षेत्रीय भिन्नता। प्रवणता और जो क्षेत्रीय भिन्नता के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसको कहते हैं अपन अंतर्जात बल या आंतरिक बल। इस आंतरिक बल में कौन कौन से बल को शामिल किया जाता है? इस आंतरिक बल में जैसे ज्वालामुखी बल, और इसी के बाद अपन और छोटे बड़े स्तर पर देखा जाए तो महाद्वीपीय बल, और पर्वत निर्माणकारी बल को देखा जाए तो इसको बोलते हैं ओरोजेनेसिस बल। और यदि महाद्वीपीय बल को बोला जाए तो इसको बोलेंगे अपन इंडोजेनेसिस बल। अब इन बलों का अध्ययन क्यों किया जाता है? जैसे कि अपन पढ़ते हैं अंतर्जात बल और एक पढ़ते हैं अपन बाहिर्जात बल। तो इन बलों का अध्ययन क्यों किया जाता है? तो इन बलों का अध्ययन इसलिए किया जाता है ताकि पृथ्वी पर स्थितिक संतुलन बना रहे। जितना आंतरिक बल से उत्थान होगा, या एक ये भी समझ सकते हैं एक आंतरिक बल एक बाह्य। आंतरिक बल क्या काम करता है? आंतरिक बल या विवर्तनिक बल क्या काम करता है? आंतरिक बल या विवर्तनिक बल पृथ्वी को असमतल करने का कार्य करता है। असमतल मतलब क्या हुआ? असमतल मतलब है कि पृथ्वी में जो विषमता उत्पन्न होती है वह अंतर्जात बलों के कारण उत्पन्न होती है। जैसे कि यह भूपटल है, अंतर्जात बलों ने जब ये काम किया यहाँ पर, तो यह भूपटल आगे जाकर कहीं पर ये पर्वत बन गए, तो कहीं पर ये पठार बन गए, तो कहीं पर ये प्लेन मैदान बन गए। तो अंतर्जात बल किस कारण से उत्पन्न होता है? अंतर्जात बल जैसा कि पढ़ा था अपन ने, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से उत्पन्न होता है कि पृथ्वी के अंतर मेंटल में हॉट प्लूम्स पाए जाते हैं।
जिनके कारण प्लेटों में गति होती है। अब प्लेटों में गति किस प्रकार की होती है? प्लेटों में गति 3 प्रकार से होती है। एक अपसारी प्लेट जो दूर जाती है, एक अभिसारी प्लेट जो पास आती है, और एक संरक्षी प्लेट जो आमने सामने या ऊपर नीचे क्षैतिज रूप से चलती है। इस प्रकार अपन ये अंतर्जात बल को देखा। इसी प्रकार अगर अपन बाह्यजात बल को देखा जाए तो बाह्यजात बल क्या है? बहिर्जात बहिर्जात बल। अब बहिर्जात बल क्या है? बहिर्जात बल मुख्यतः सूर्य प्लस जलवायु, सूर्य प्लस जलवायु से संबंधित है। चूंकि सूर्य पृथ्वी का प्रमुख स्रोत है तो सूर्य के कारण ही कटिबंध सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के कटिबंध पाए जाते हैं। जैसे कि यह उष्ण कटिबंध, इस प्रकार यह देखा जाए यह है समशीतोष्ण कटिबंध, और इस प्रकार यह देखा जाए यह है ध्रुवीय कटिबंध। यह कटिबंध क्यों पाए जाते हैं? तो यह कटिबंध सूर्य की उपस्थिति के कारण पाए जाते हैं। अब यहाँ पर यह सन, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती हैं। इस कारण से यहाँ पर टेम्परेचर भी अधिक रहता है, और इसके बाद वर्षा या प्रेसिपिटेशन, या अपन कह दें कि ह्यूमिड वातावरण रहता है। और इसी प्रकार से ध्रुवों पर देखा जाए तो ध्रुवों पर टेम्परेचर बहुत कम पाया जाता है और आर्द्रता भी बहुत कम पाई जाती है। यह किसकी उपस्थिति के कारण संभव है? अक्षांश किसकी उपस्थिति के कारण संभव है? अक्षांश सूर्य की उपस्थिति के कारण संभव है। अब जब सूर्य की उपस्थिति होगी तो किसकी और एक और उपस्थिति होगी? सूर्य की उपस्थिति के साथ पृथ्वी पर एक और काम करता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल प्लस प्रवणता। प्रवणता मतलब होता है ढाल। जब सूर्य की उपस्थिति होगी, इसके साथ ही जो अंतर्जनिक शक्तियों से जो पर्वत का निर्माण हुआ है तो उनमें क्या पाई जाएगी? उनमें पाई जाएगी प्रवणता। अब इस प्रवणता के कारण गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो चट्टान है वो ऊपर से नीचे सरकने लगेंगी। तो जैसे कि ये पर्वत है तो चट्टानें ऊपर से नीचे, यहां से ऊपर से नीचे आने लगेगी। इसी ढाल प्रवणता के कारण क्या उत्पन्न होता है? इसी ढाल प्रवणता के कारण अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। तो इसी में अपन देखते हैं कि अपक्षय क्या है, अपर्दन क्या है और निक्षेपण क्या है। तो अपन ने देखा कि विवर्तनिक शक्तियां क्या है। जो पृथ्वी के अंदर शक्तियां पाई जाती हैं, जो संवहनीय धाराओं के रूप में भूपटल को तोड़कर ऊपर आती हैं, उनको कहते हैं अपन विवर्तनिक शक्तियां। अब इस विवर्तनिक शक्तियों में देखते हैं कि पृथ्वी का धरातल असमान है। यह बात बिल्कुल 100% ट्रू है कि पृथ्वी हर जगह समान नहीं, पृथ्वी हर जगह असमान है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर लगने वाला जो बल है, अंतर्जात बल है, वो सभी जगह एक समान नहीं है। वह अलग अलग पृथ्वी पर हर क्षेत्र विशेष पर, जैसे कि यह पृथ्वी का धरातल है, पृथ्वी के धरातल पर यहां अधिक बल लग रहा है, यहां कम बल लग रहा है, और यहां बहुत कम बल लग रहा है। यहां अधिक बल लगेगा तो यहाँ पर पर्वत का निर्माण होगा, यहाँ कम बल लगेगा तो कंपैरेटिव छोटे पठार का निर्माण होगा, और यहाँ पर बहुत कम बल लगेगा तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं बेसिनों का निर्माण होगा। इस प्रकार अपन देखते हैं कि पृथ्वी का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बल कौन सा है? तो पृथ्वी में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण बल है अंतर्जात बल। अंतर्जात बल असमता उत्पन्न करता है और बहिर्जात बल उन असमताओं को समतल करने का कार्य करता है। अब जब ये बहिर्जात बल यह कार्य करेगा, बहिर्जात बल में कौन कौन से फैक्टर कार्य करते हैं? बहिर्जात बल में जैसे कि बहता जल, हिमानी वायु और जलवायु के कुछ कंपोनेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इसमें अपन ये देखते हैं कि जब यहाँ अपक्षय होगा तो समय के साथ ये पर्वत धीरे धीरे, आज ये बलित पर्वत है तो धीरे धीरे यह एक
अपशिष्ट पर्वत के रूप में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर लगातार करोड़ों सालों तक अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण की क्रियाएं चलती जा रही हैं। लगातार बहते जल से, लगातार वायु से धीरे 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 ये पर्वत कटता चला जाएगा। इस प्रकार यह देखते हैं, जैसे कि ये पर्वत है, जैसे कि लगातार यहाँ अपरदन से पहले ये वाला पार्ट कट जाएगा, फिर इसके बाद ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो अपन ये देखते हैं कि धीरे 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 ये पर्वत आगे बढ़ता जा रहा है और पर्वत खत्म होता जा रहा है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं अपन अनच्छादन, जिसके बारे में अभी अपन आगे पढ़ेंगे। असमान, इस असमानता के पीछे पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां, इंडोजेनेसिस फोर्स जिम्मेदार है। ये शक्तियां स्थल मंडलीय प्लेटों को गतिमान करती हैं, जो कि मैंने बताया कि जैसे कि पृथ्वी के मेंटल में संवहनीय धारा हॉट प्लूम्स पाए जाते हैं, इन्हीं के कारण प्लेटें गति करती हैं और इन्हीं गतिमान के कारण पृथ्वी पर यह असमानताएं उत्पन्न होती हैं, जिससे धरातल पर विभिन्न स्थल खंडों की रचना होती है। जैसे कि यदि दो प्लेटें आपस में मिलेंगी तो यहाँ पर पर्वतों का निर्माण होगा, जिसे कहेंगे अपन अपसारी बल। इस पर्वत निर्माण की प्रक्रिया कैसे हुई? इसकी प्रक्रिया हुई ओरोजेनेसिस। और प्लेटों ने संचरण किस प्रकार किया? प्लेटों ने क्षैतिज रूप में संचरण किया, तो इस प्रकार पर्वतों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार अपन देखेंगे कि महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो महाद्वीपों की उत्पत्ति होती है ओरोजेनेसिस, ये तो हो गई पर्वतों की, और महाद्वीपों की उत्पत्ति होगी तो महाद्वीपों की उत्पत्ति होगी इंडोजेनेसिस। जैसे कि ये कोई महाद्वीप है, ये प्लेटें हैं, जब बल ऊर्ध्वाधर रूप से कार्य करेगा, ऊर्ध्वाधर रूप से बहुत बड़े क्षेत्र पर ऊर्ध्वाधर रूप से यह बल कार्य करेगा, तो इस प्रकार से महाद्वीपों का उत्थान होगा। तो यह है महाद्वीपों का उत्थान। इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रकार की प्रक्रिया को कहा जाता है एपिरोजेनेसिस। और पृथ्वी का धरातल असमान हो जाता है, जैसे जैसे पता चलेगा, जैसे जैसे पृथ्वी पर जो बल पाए जाते हैं उनकी भी लगने की दर भी असमान है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि जितनी बल असमान रहेगा उतना ही धरातल विषम होता चला जाएगा। इन शक्तियों को विवर्तनिक शक्तियां, टेक्टोनिक फोर्स कहा जाता है। ये टेक्टोनिक फोर्स सबसे ज्यादा कहां पर लगते हैं? ये टेक्टोनिक फोर्स सबसे ज्यादा लगते हैं जहां पर ज्यादा ऊर्जा पाई जाती है। अब ज्यादा ऊर्जा पृथ्वी में ज्यादा ऊर्जा कहां पर पाई जाती है? पृथ्वी में ज्यादा ऊर्जा महाद्वीपीय किनारों पर पाई जाती है। क्यों? क्योंकि महाद्वीपीय किनारों पर आपस में प्लेटें टकराती हैं, इसलिए इस पृथ्वी में सबसे अधिक ऊर्जा महाद्वीपीय किनारों पर पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, पृथ्वी का धरातल ज्यों ही असमान है, सूर्य की शक्तियों से उत्पन्न बहिर्जात शक्तियां तोड़ फोड़ कर, घिस घिस कर समतल करने का प्रयास करती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो अंतर्जात शक्तियां हैं या जो इंडोजेनेसिस फोर्स है, वो पृथ्वी को असमतल करने का कार्य करते हैं। जैसे यह एक समतल सतह है, तो इंडोजेनेसिस शक्तियों ने, अंतर्जात वालों ने कार्य किया, तो कहीं पर ये पर्वत बन गया, कहीं पर ये पठार बन गए, तो और कहीं पर ये बेसिनों का निर्माण हो गया। तो इस पर जो बहिर्जात शक्तियां कार्य करेंगी। अब बहिर्जात शक्तियां कैसे कार्य करती हैं? बहिर्जात शक्तियां जलवायु कारणों के कारण सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्य करती हैं। तो जो बहिर्जात शक्तियां, जैसे कि बहता जल, जैसे कि वायु, जैसे कि हिमानी, इस पर्वत को घिस घिस कर छोटा करती जाएंगी, तो यह पर्वत समय के साथ लाखों करोड़ों वर्षों में एक अपशिष्ट पर्वत के रूप में रह जाएगा। जैसे कि अपशिष्ट पर्वत विंध्याचल, जैसे कि अपशिष्ट पर्वत सतपुड़ा, जैसे कि सबसे पुराना अपशिष्ट पर्वत है अरावली।
यह पहले करोड़ों साल पहले बलित पर्वत थे। तो इस प्रकार यह आकृति एक छोटे से रूप में आ जाएगी। इसी को अपन कहेंगे बहिर्जात शक्तियों द्वारा इसको पर्वत को तोड़ फोड़ कर छोटा कर दिया गया। घिस घिस कर समतल करने का प्रयास करती हैं। अब अपन देखते हैं भू आकृतिक प्रक्रियाएं। तो क्या है भू आकृतिक प्रक्रिया? क्या है? तो भू आकृतिक प्रक्रियाओं से मतलब है कि अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के सम्मिश्रण से जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उन्हीं को अपन भू आकृतिक प्रक्रियाएं बोला जाता है। अब जैसे कि अंतर्जात बल ने 100 यूनिट कार्य किया इंडोजेनेसिस फोर्स ने, और इसी प्रकार बहिर्जात बल ने सिर्फ 90% कार्य किया। तो पर्वत का निर्माण होगा या पर्वत का अपरदन अधिक होगा? तो पर्वत का निर्माण होगा, क्योंकि इंडोजेनेसिस फोर्स की शक्ति ज्यादा है और आउटोजेनेसिस फोर्स या बहिर्जात बल की शक्ति कम है, तो यहाँ पर पर्वतों का निर्माण होगा। इसी प्रकार अपन देखें, यदि इंडोजेनेसिस फोर्स की शक्ति कंपैरेटिव बहिर्जात बल से कम है तो अपरदन अधिक होगा। उस पर्वत का अपरदन होते होते एक भाई अपशिष्ट पर्वत के रूप में रह जाएगा, जैसे कि विंध्याचल, जैसे कि अरावली। इसमें अपन देखते हैं अंतर्जात अर्थात आंतरिक शक्तियां इंडोजेनेसिस फोर्स एवं बहिर्जनिक अर्थात बाहरी शक्तियां एक्सोजेनेसिस फोर्स के इस खेल से पृथ्वी पर भू आकृतियां बनती हैं। तो जैसा कि अपन ने बताया पिछले अध्याय में पढ़ा था कि पर्वत, पठार, मैदान, इनका निर्माण कैसे होता है, बेसिनों का निर्माण कैसे होता है। तो इनका निर्माण आंतरिक शक्तियों से होता है। आंतरिक शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियां कार्य करती है? आंतरिक शक्तियों में जैसे महाद्वीपीय शक्तियां पहली, दूसरी है पर्वत निर्माणकारी शक्तियां। अब पर्वत निर्माणकारी शक्तियों का निर्माण कैसे होता है? पर्वत निर्माणकारी शक्तियों का निर्माण होता है अभिसारी प्लेट किनारे से। इनको कह सकते हैं अपन क्षैतिज बल। जबकि जो महाद्वीपीय शक्तियां हैं यह ऊर्ध्वाधर रूप से चलती हैं, इसलिए इनको अपन कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर बल। यहां देखा जाए नेक्स्ट, ये दोनों प्रक्रियाएं पृथ्वी के धरातल पर निरंतर सक्रिय रहती हैं। लगातार ही आंतरिक शक्तियां हावी रहती हैं और लगातार ही बाह्य शक्तियां हावी रहती हैं। इन्हीं को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। भू आकृतिक प्रक्रिया मतलब आंतरिक शक्तियां और बाहरवर्ती शक्तियां, इन दोनों से मिलकर भू आकृति का निर्माण होता, उन्हीं को कहते हैं अपन भू स्थलाकृति। भू स्थलाकृति में कौन कौन से तत्व आएंगे? भू स्थलाकृति में पर्वत, पठार, मैदान, महाद्वीप, और इसके अलावा पठार, इसके अलावा महाद्वीपीय बेसिन, महासागरीय बेसिन और प्लेटें इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। अब अपन देखेंगे धरातल पर इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप मानव को उसकी जीविका तथा विविध संसाधन प्राप्त होते हैं। अब जो विवर्तनिक शक्तियां हैं उनके द्वारा मानव को विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध होते हैं। जैसे कि पर्वतों में क्या पाए जाते हैं? पर्वतों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। मनुष्य उन खनिजों की माइनिंग कर अपने संसाधनों की पूर्ति करता है। इसी प्रकार से यह देखते हैं कि महासागरीय बेसिन में विभिन्न प्रकार के रत्न, विभिन्न प्रकार के अमूल धातुएं पाई जाती हैं। यह सभी धातुएं मानव के संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। और अपन देखा जाए कि इन्हीं शक्तियों के कारण अवसादी, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। जैसे कि जो आग्नेय चट्टान है इनका उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? इनका उपयोग किया जाता है जैसे ग्रेनाइट, यह एक आग्नेय चट्टान है जिससे ताजमहल बना है। और इसी प्रकार से देखते हैं कि जो अपसादी चट्टान है जैसे कि बलुआ पत्थर, और इस प्रकार देखा जाए क्वार्ट्जाइट, इस प्रकार से भवनों का निर्माण किया जाता है जो मानव के लिए अत्यधिक उपयोगी है।
तो इस प्रकार विविध संसाधन आधार प्राप्त होते हैं कि भू आकृतिक प्रक्रियाओं के कारण ही मानव को अत्यधिक संसाधन प्राप्त होते हैं। आगे, धरातल पर दिखाई देने वाली समस्त भू आकृतियां दो प्रकार के बलों से बनती हैं। अब दो प्रकार के बल कौन कौन से हैं? दो प्रकार, पहला बल है अंतर्जात बल और दूसरा प्रकार है बहिर्जात बल। पहला अंतर्जात बल, दूसरा है बहिर्जात बल। अब अंतर्जात शक्तियां धरातल को उठाती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यह धरातल है, यह धरातल है, तो जो अंतर्जात शक्तियां हैं वो संवहनीय धाराओं के रूप में, यह संवहनीय धाराओं के रूप में ऊपर प्रेशर डालती हैं। यह धाराएं बहुत बड़े क्षेत्रफल पर कार्य करती हैं। तो यह यहाँ पर एक बहुत बड़ा महाद्वीप या एक कंपैरेटिव छोटा द्वीप, कुछ भी इसका उत्थान हो जाता है तो इसको अपन कहेंगे अंतर्जात शक्तियां। और इसी प्रकार यह देखा जाए बहिर्जात शक्तियां, और बहिर्जात शक्तियां लगातार उन्हें समतल करती रहती हैं। अब यहाँ पर सूर्य ताप पड़ रहा है, यहाँ पर बारिश हो रही है, और यहाँ पर भ्रष्ट पाला पड़ रहा है, यहाँ इसी चट्टान पर हिमकरण हो रहा है। तो लगातार यह चट्टान घिस घिस कर अपर्दित होकर एक समय आएगा जब यह चट्टान बिल्कुल छोटी सी चट्टान के रूप में पाई जाएगी। तो इस प्रकार अपन ये देखते हैं कि यह बहिर्जात शक्तियां जो उठा भूभाग है उसको समतलीकरण करने का कार्य करती हैं, या अपन दूसरे रूप में कह सकते हैं कि जो अंतर्जात शक्तियां हैं वह स्थलाकृति को विषम करती हैं, अर्थात असमतल करने का कार्य करती हैं। और जो बहिर्जात शक्तियां होती हैं, यह बहिर्जात शक्तियां वह धरातल को समतल करने का कार्य करती हैं। इसी प्रकार यहाँ पर अब क्षय पर्दन होगा तो समय के साथ 1 लाख 2 लाख वर्ष बाद यह भी समतल बन जाएगा, चिकना सपाट पर्वत बन जाता है, जैसे कि गुंबदाकार पर्वत, जैसे कि यूरोप का ब्लैक हिल्स इस प्रकार का उदाहरण है। नोट, अब अपन सिर्फ इस अध्याय में हम बहिर्जात प्रक्रिया में अनच्छादन, अपक्षय पर्दन और वृत्त संचरण का ही अध्ययन करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि अनच्छादन। अनच्छादन मतलब क्या होता है? अनच्छादन मतलब होता है कि 3 प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप को ही अनच्छादन कहते हैं। इसमें है अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। इन 3 प्रक्रियाओं के सम्मिलित रूप को ही अनच्छादन कहा जाता है। विभिन्न बहिर्जात भू आकृतिक प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय, बृहद क्षरण को कहा जाता है मास मूवमेंट। बृहद क्षरण मतलब होता है कि किसी पर्वत से मलबा का नीचे की ओर प्रवाह होना, इसी को कहते हैं बृहद क्षरण। अब मलबा का नीचे की ओर प्रवाह 2 प्रकार से होता है, एक तीव्र गति से भी हो सकता है मलबा का प्रवाह, और एक मलबा का प्रवाह मंद गति से भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर तीव्र गति से होगा तो इसको कहेंगे अपन भूस्खलन, और इसी प्रकार से मंद मंद धीरे धीरे गति से होगा तो इसको कह लेंगे अपन सॉइल क्रीपिंग, जिसको अपन आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। संचलन, अपर्दन। अपर्दन मतलब होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में अपर्दित हुआ और वह भाग बह गया, मतलब कोई भी एक भाग टूटकर आगे की ओर बह जाना, उसको कहेंगे अपर्दन। अपक्षय मतलब होता है कि किसी भी चट्टान का अपने ही स्थान पर टूटना और टूटकर बिखर जाना, उसको कहेंगे अपन अपक्षय। और परिवहन या निक्षेपण, इसका मतलब होता है परिवहन, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाना। अब वह किसी के भी तत्व के द्वारा बहाकर ले जाया जा सकता है, जैसे कि बहता जल, हिमानी, पवन, सागरीय जल इत्यादि के द्वारा, किसी के भी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाया जा सकता है। और आदि के कारण धरातल की चट्टानों का ऊपरी आवरण हट जाता है, इसे ही अनच्छादन कहते हैं। इस अनच्छादन को और आगे देखते हैं। जैसे कि यह है
अनच्छादन को इस रूप में अपन समझ सकते हैं, जैसे कि यह पर्वत का ऊपरी भाग है, यहाँ पर बारिश हुई, सूर्य ताप के कारण यहाँ पर बहुत अधिक बारिश हुई। बारिश के कारण जो यहाँ पर चट्टानें थी, तो चट्टानें यहाँ से घुल घुल कर धीरे धीरे नीचे आ गई। जब यह चट्टानें घुली तो जब यह अपने ही स्थान पर घुल जाएंगी और वहीं पर रह जाएंगी तो इसको बोलेंगे अपन अपक्षय। जब चट्टानें घुलकर एक स्थान से दूसरे स्थान थोड़े परिवहन करेंगी तो अपन इसको बोलेंगे अपर्दन। और निक्षेपण मतलब होता है कि यहाँ पर कोई ये गड्ढा है, यहाँ गड्ढे में यह सब मलबा जाकर जमा हो जाएगा तो उसे बोलेंगे निक्षेपण, डिपोजिशन। इस प्रकार यह प्रक्रिया चक्रीय प्रक्रिया होती है। जैसे कि यहाँ पर संवहनीय जो बादल बने, बादल से जो यहाँ पर एक पर्वत था, अब यह पर्वत बहुत छोटा पर्वत अपशिष्ट पर्वत बन गया। बारिश होते होते लगातार इस पर्वत का अपर्दन होता गया। अब यह पर्वत समुद्र बेसिनों में जमा हो जाएगा। अब समुद्र बेसिनों में जब यह मलबा जमा होगा तो इसका भार बहुत अधिक बढ़ेगा। जब इसका भार बहुत अधिक बढ़ेगा तो यहाँ पर ज्वालामुखी क्रियाएं अधिक सक्रिय हो जाएंगी, तो यहाँ से नीचे से ऊपर लावा आएगा, फिर यहाँ पर पर्वत निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, अनच्छादन एक चक्रीय प्रक्रिया है। यह एक चक्रीय प्रक्रिया है। अगला अब पढ़ेंगे अपन अनच्छादन का पहला टॉपिक है अपक्षय। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय या वेदरिंग। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय मतलब होता है कि किसी भी चट्टान का अपने ही स्थान पर टूट जाना, उसे ही अपक्षय कहते हैं। अब अपक्षय दो प्रकार से हो सकता है। अपक्षय एक हो सकता है यांत्रिक अपक्षय, या जिसको अपन कहते हैं भौतिक अपक्षय। एक अपक्षय होता है रासायनिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय किस प्रकार से होता है? भौतिक अपक्षय सूर्यताप, एक है भौतिक अपक्षय, एक है रासायनिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय सूर्यताप की उपस्थिति कारण होता है, जबकि रासायनिक अपक्षय रासायनिक क्रियाओं के कारण होता है। जहां पर अधिक वर्षा प्लस सूर्यताप होगा वहां पर रासायनिक अपक्षय अधिक होगा। जैसे कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में अधिक रासायनिक अपक्षय होता है, जबकि भौतिक अपक्षय कहां पर अधिक पाया जाएगा? जबकि भौतिक अपक्षय रेगिस्तानी या सूखे इलाकों में भौतिक अपक्षय अधिक पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ सूर्यताप की उपस्थिति है, जिससे सूर्यताप से चट्टानें गर्म होकर फैलेंगी सुखड़ेंगी, फैलेंगी सुखड़ेंगी, जिससे चट्टानों में दरार उत्पन्न हो जाएगी, वो चट्टानें टूट जाएंगी। इस कारण से यह अच्छा है। अब अपन ये देखते हैं कि अपक्षय उस यांत्रिक, रासायनिक तथा जैविक प्रक्रिया को कहते हैं जिसके कारण सेल एक ही स्थान पर टूट फूट कर अपघटित हो जाती हैं। जैसे कि ये कोई पर्वत है या यह कोई चट्टान है। यह चट्टान कहां पर है? यह चट्टान है रेगिस्तान में। डेजर्ट में कोई चट्टान है। जब इस पर अत्यधिक सूर्यताप की मात्रा पड़ेगी तो दिन में तो यह चट्टान गर्म होगी। तो जैसे कि अपन जानते हैं कि किसी भी चीज को गर्म करो तो वह आयतन में फैल जाती है, तो यह दिन में फैलेगी और रात में सिकुड़ जाएगी, फैलेगी सिकुड़ जाएगी, फैलेगी सिकुड़ जाएगी। तो धीरे धीरे इस चट्टान में दरारें उत्पन्न हो जाएगी। इसी को कहते हैं अपन यांत्रिक अपक्षय। किसी भी चट्टान का अपने ही स्थान पर टूट जाना। अब यह टूट कर यहाँ पर जो मलबा गिरा वहां पर इसका ये मलबा गिर जाएगा, तो इस मलबे को अपन कहेंगे अपक्षय। पूरी प्रक्रिया को ही अपक्षय बोला जाएगा। पूरी प्रक्रिया को ही अपक्षय बोला जाएगा। यह छोटे से तत्व से लेकर पूरी पहाड़ी जो है। अपक्षय क्या है? अपक्षय एक परिणाम है, प्रक्रिया थोड़ी ना है। परिणाम मतलब यह परिणाम अंततः यह परिणाम निकल कर आया है कि जो भी क्रियाकलाप हुआ है या जो भी
सूर्य की उपस्थिति या जो भी जलवायु के कारण हुआ है वह सब एक परिणाम के रूप में सामने आया है। अभी वर्तमान में क्या दिख रहा है? अभी वर्तमान में दिख रहा है कि पहले ये बहुत बड़ा पर्वत था, अब वर्तमान में है छोटा सा अपशिष्ट पर्वत के रूप में रह गया है। यह एक प्रक्रिया नहीं है, एक परिणाम है जो एनसीईआरटी में साफ साफ देखा जा सकता है। अपक्षय को निम्नलिखित प्रक्रियाओं के द्वारा समझ सकते हैं। अब इसमें है अपशल्कन। अपशल्कन को बोलते हैं अपन ओनियन वेदरिंग। अपशल्कन मतलब क्या होता है? अपशल्कन मतलब होता है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में सूर्य ताप की उपस्थिति के कारण संकुचन एवं फैलाव से चट्टानों की परत प्याज की छिलके की तरह उतरने लगती है, जिसको बोलते हैं अपन अपशल्कन, ओनियन वेदरिंग। सेकंड नंबर पर है संकुचन एवं फैलाव। यह प्रक्रिया भी कहां पर पाई जाती है? यह प्रक्रिया भी पाई जाती है मरुस्थलों में सूर्य ताप की उपस्थिति। जैसे कि ये चट्टानें लगातार दिन में तो यह चट्टान फैलेगी सूर्य ताप की अधिकता के कारण। जब रात में बहुत ज्यादा मरुस्थलीय क्षेत्र में ठंड हो जाती है तो यह चट्टान सुखड़ेगी, फैलेगी, सुखड़ेगी। तो इस प्रकार धीरे धीरे इन चट्टानों में क्रैक्स आ जाते हैं। इसी का दूसरा नाम है संकुचन फैलाव। तीसरा है हिमकरण या तुषार या बेंडिंग। अब हिम के द्वारा या हिमकरण या तुषार के द्वारा भी चट्टानें टूट जाती हैं, जिसका अध्ययन अपन अभी अगली स्लाइड में करेंगे। जैसे कि यह सब अपशल्कन के उदाहरण हैं। अपशल्कन या अपक्षय के उदाहरण है कि कोई भी चट्टान टूटी और अपने ही स्थान पर गिर गई। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अपशल्कन, एक्सफोलिएशन या ओनियन वेदरिंग। अपशल्कन क्या होता है? अपक्षय की इस प्रक्रिया में चट्टानों की परतें प्याज के छिलके की तरह उतरती हैं। ऐसा गुम्बद आकार की भू आकृति में होता है। इसके ऊपर की परत अपर्दन के कारण हट जाती है और परतदार पट्टियां विकसित हो जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यह एक पर्वत है, इस पर लगातार दिन में सनलाइट बहुत अधिक रहती है, तो दिन में सूर्य ताप की उपस्थिति के कारण यह चट्टान फैलेगी और रात में और नाइट में यह चट्टान जब सूर्य ताप खत्म हो जाएगा, तो जब ठंडी पड़ने लगेगी तो यह चट्टान सुखड़ेगी। इस संकुचन और इस संकुचन फैलाव के कारण चट्टानों में धीरे धीरे दरारें पड़ जाती हैं। इन्हीं दरारों को अपन कहते हैं ओनियन वेदरिंग या अपशल्कन। इसका उदाहरण यह है, जैसे कि दिन में तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बहुत अधिक था और रात में मरुस्थलों में टेम्परेचर कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि मरुस्थलों की विशिष्ट ऊष्मा बहुत कम होती है। जैसा कि अपन देखते हैं कि मरुस्थलों में रेत ही रेत पाई जाती है, तो दिन के समय यह रेत सूर्य ताप को बहुत अधिक अवशोषित करती है और जैसे ही रात होती है वैसे ही यह रेत दीर्घ विकिरण के रूप में सूर्य प्रकाश को तेजी से वायुमंडल में परावर्तित कर देती है, जिस कारण यहाँ पर दिन में तो बहुत अधिक टेम्परेचर रहता है और रात में बहुत कम टेम्परेचर रहता है। इसी कारण बहुत अधिक टेम्परेचर और बहुत कम टेम्परेचर के कारण चट्टानों में दरारें पड़ जाती है और चट्टानें टूटने लगती हैं। ये है अपशल्कन की प्रक्रिया। जैसे कि ये चट्टानों में ये दरारें पड़ गई और चट्टानें टूट गई। इसी प्रकार से इसमें देख सकते हैं कि चट्टानें टूट जाती हैं और ये गुम्बद चिकनी सतह के रूप में उभर कर सामने आती हैं। यह एक चिकनी सतह के रूप में उभर कर सामने आती हैं। अगला है संकुचन एवं फैलाव। यह भी भौतिक अपक्षय का प्रकार है। भौतिक अपक्षय मतलब होता है कि फिजिकल वेदरिंग। यह कहां पर पाई जाती है? यह मरुस्थलों में अधिक होता है, जहां पर पानी की मात्रा कम रहती है और सूर्य ताप की मात्रा अधिक रहती है। सेलों में मौजूद खनिज तापमान के बढ़ने से फैलते एवं तापमान कम होने से सिकुड़ते हैं। इस प्रकार प्रक्रिया से सेल कमजोर होकर टूट जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि अपशल्कन और संकुचन और फैलाव दोनों एक ही प्रक्रिया है। ये दिन के समय तो ये बहुत ज्यादा फैल जाते हैं, रात के समय सिकुड़ जाते हैं। और संकुचन फैलाव से यहाँ पर जो चट्टानें हैं, यह चट्टानें यहाँ पर नीचे गिर जाती हैं और एक चिकनी सतह के रूप में सामने आता है। और जो इन खनिज हैं,
अब चट्टान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग खनिज पाए जाते, जो अलग अलग सूर्य ताप का अवशोषण करते हैं, तो वह अवशोषण के हिसाब से चट्टानें चटकती रहती हैं। यहाँ पर खनिज अधिक पाए जाते हैं तो यह चट्टान अधिक चटक गई, यहाँ पर खनिज थोड़े कम पाए जाएंगे तो यह चट्टान थोड़ी कम चटकेगी। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि हिमकरण व तुषार बेंडिंग। हिमकरण व तुषार बेंडिंग, सेलों की दरारों में जल भर जाता है एवं तापमान गिरने से जल हिम से परिवर्तित हो जाता है। हिम बनने से आयतन बढ़ जाता है, जो सेलों में दबाव डालता है। इस प्रक्रिया को पुनरावृत्ति से बार बार इस प्रक्रिया होने से होता है। अब इसको अपन एक डायग्राम के तहत समझते हैं। डायग्राम यही है, जैसे कि इस डायग्राम के तहत समझते हैं। जैसे कि यह एक चट्टान है, यह कौन सा एरिया, यह है शीत कटिबंध एरिया। इस चट्टान में दिन के समय यह बर्फ भर गया। अब अपन देखते हैं कि बर्फ, पानी और बर्फ की प्रकृति क्या होती है। पानी जमने पर आयतन में फैलता है। यहां पर जब पानी भर गया, अब यह पानी जो है वह कम टेम्परेचर के कारण पानी बर्फ में बदल जाएगा। तो अपन जानते हैं कि जैसे पानी का बर्फ में रूपांतरण होता है तो बर्फ का आयतन धीरे धीरे फैलता है, तो यह आयतन धीरे धीरे फैलेगा। इसी प्रकार लगातार प्रक्रिया के कारण संकुचन फैलाव, संकुचन फैलाव, संकुचन फैलाव के कारण यह चट्टान 10 लाख या 20 लाख या 50 लाख या 10,000, 20,000, 50,000 साल में यह चट्टान टूट जाएगी। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया को कहा जाता है हिमकरण व तुषार बेंडिंग। बेंडिंग मतलब होता है कि बीच से दो हो जाना। यह चट्टान कभी एक चट्टान रही होगी, इस पर लगातार हिमकरण व तुषार प्रक्रिया के कारण यह चट्टान दो भागों में टूट गई। इस प्रकार अपन इसमें भी देख सकते हैं, जैसे कि यह एक वाटर है, यह चट्टान है वाटर। दिन के समय तो टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन रात के समय जब यह वाटर आइस में बदल गया तो आइस का आयतन बदल जाता है, तो यह चट्टानों पर जोर डालेगा। तो समय के साथ धीरे धीरे चट्टान टूट जाएंगी। तो एक समय आएगा यह चट्टान अलग हो जाएगी और यह चट्टान अलग हो जाएगी। इस प्रकार अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण पृथ्वी की स्थलाकृति को विभिन्न प्रकार की आकृतियां देती हैं और उनका नवीनतम से निर्माण करती है। यदि यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर कमेंट जरूर करें। और इसी प्रकार से डेप्थ में पढ़ने के लिए अभी प्ले स्टोर से फ्यूकी एजुकेशन को ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और हमें रिव्यू देकर बताएगा कि यह वीडियो में और हम आपके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू।